मतलब मन में मेरे भी था कि जितना छोड़े हैं हमको, जब छोड़े उससे एक साल होते ही हमको कोई ना कोई जॉब लेना है। तो हम तो टारगेट करके आए थे आरआरबी जेई एग्जाम का। सिर्फ पापा मम्मी से पूछते थे तो पापा मम्मी बोले कि फाइनली कि हाँ तुमको जो मन में आता है वो करो। मतलब वही सपना लेके छोड़े थे कि एक दिन जाके पीडब्ल्यू में इंटरव्यू देना है। ओके। फिर बाद में पछताएगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन हम सोच रहे थे कि नहीं, अगर यहाँ ऐसे कर सकते हैं टेस्ट में तो हम वहां भी कर सकते हैं। फिर हमेशा रिग्रेट से अच्छा है कि एक बार ट्राई कर ही लेते हैं, जो होगा देखेंगे। आपको कैसा लगा कि वो जो कंटेंट आपने पढ़ा क्लास में और जो एग्जाम दिया वो वही सब था या कितना अलग लगा आपको? स्पेसिफिक कंटेंट, आपका कंटेंट जो मतलब पीडब्ल्यू से मिलता था वो, और पीवाईक्यू किए थे बस, और डीपीपी। मतलब एक एक घंटा करके सारा सब्जेक्ट का रिवीजन करते थे। जो भी नोट्स है 1 घंटा में, लास्ट मोमेंट तक ऐसा आ गया कि एक एक घंटा में हम एक एक सब्जेक्ट खत्म करते थे। So Ajit, many congratulations to you first of all for your selection in HPCL JEE exam. तो कैसा लग रहा है आपको after the result? How you are feeling? थैंक यू मैम। अब अच्छा लग रहा है, और ये सब पॉसिबल बस पीडब्ल्यू के साथ जुड़ने से ही हो पाया, क्योंकि मतलब जैसे जैसे जब हम स्टार्टिंग, जब प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे, तब मतलब इस लेवल का फीलिंग्स नहीं था कि हम कोई भी जेई एग्जाम या वो क्रैक कर सकते हैं। लेकिन जब हम स्टार्ट किए जर्नी, पढ़ने के लिए स्टार्ट किए, जब आप लोग के साथ जुड़े, फिर आप लोग का गाइडेंस और मोटिवेशन के साथ पढ़ते रहे, तो एक स्टेज आया कि हाँ, उस समय लगा कि हाँ हम भी जेई का एग्जाम निकाल सकते हैं। ठीक है अजीत, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपका नाम तो हम बोल ही रहे हैं, आपका डिप्लोमा यस। बीटेक और आपके पेरेंट्स के बारे में थोड़ा अपने बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, और जो एग्जाम क्वालिफाई किया है उसके बारे में भी। ओके मैम। मेरा नाम अजित यादव है। हम झारखंड के एक गिरिडीह जिला से हैं। हम डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद से इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किए हैं। 2023 में हम डिप्लोमा पास आउट हैं। उसके बाद से हम 1 ईयर टाटा स्टील में जॉब किए। उसके बाद टाटा स्टील रिजाइन करके फिर मैं प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट किया, और 6 मंथ प्रिपरेशन किए। उसके बाद से हम एचपीसीएल जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का एग्जाम क्रैक किए, उसका इंटरव्यू और ग्रुप टास्क क्रैक किए। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हुआ। और मेरे पापा एक ड्राइवर हैं, मम्मी हाउसवाइफ। ओके, तो आपके पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं अब, फीलिंग हाँ हाँ, दैट। सब कुछ। चलो। अच्छा अजीत, यस। आपकी तो जर्नी रही टाटा स्टील ज्वाइन करना, फिर उसको रिजाइन करना एंड देन अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना। आपने जैसे कि बताया 6 मंथ प्रिपरेशन की, तो अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट होता है वो जॉब छोड़ करके प्रिपरेशन करने में हर किसी को कहीं ना कहीं एक टेंशन रहती है, हाँ यार हाँ, इसे छोड़ रहा हूँ। आपने तो टाटा स्टील की जॉब छोड़ी, तो क्या मोटिवेट किया आपको कि आप जॉब छोड़े फिर प्रिपरेशन करें, एंड किस तरह से ये आपकी जर्नी रही जॉब लीव करना एंड देन प्रिपरेशन? मैम, जब हम ज्वाइन किए थे टाटा स्टील, तो उसमें हम ये सोच के ज्वाइन किए थे कि चलो 1 साल तक, 3 साल तक हम थियोटिकल नॉलेज लिए, अब 1 साल तक प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हैं। मतलब 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड था हम लोग का। तो सोचे ओके। ट्रेनिंग पीरियड का ले लेते हैं, उसके बाद फिर से मतलब जो मन में आएगा वो करेंगे। फिर हम्म। स्टार्ट किए। उसके बाद जब वहाँ जॉब में थे हम, तो हमको बार बार ऐसा लग रहा था कि हम गलत जगह आ गए हैं, यहाँ से मतलब कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, नहीं कर सकते हम, बहुत टाइम लगेगा, या फिर हम दूसरा इससे अच्छा भी कर सकते थे। हमेशा रिग्रेट होता था अपने आप पर। तो ये सोच सोच के मतलब बहुत, जब भी हम घर में बोलते थे, तो किसी से भी परामर्श लेते थे, तो सबको बोलता था नहीं ठीक जगह है, सबसे अच्छा जगह है। अभी जॉब का बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, नहीं जॉब ले सकता है, बहुत कंपटीशन है। तो इसी तरह हर बार हम 1-2 महीना होता था, फिर यही बात घर से पूछते थे कि हम छोड़ना चाहते हैं। फिर वही जवाब मिलता था कि नहीं ठीक है, तुम ट्रेनिंग करो और उसके बाद अच्छा तुमको फिर अच्छा जगह चल जाएगा। हर किसी में टाइम लगता है, टाइम देगा ना, तुम अच्छा पोस्ट पे पहुंच जाएगा। फिर ओके। 2-3 महीना बाद यही सवाल यही जवाब होते रहता था। फिर हम अपने आप पे सिर्फ पापा मम्मी से पूछते थे, तो पापा मम्मी बोले कि फाइनली कि हाँ तुमको जो मन में आता है वो करो। हम्म। तो हम सोचे कि हम तो यहाँ रहेंगे तो हमेशा रिग्रेट करते ही रहेंगे, तो उससे अच्छा कि एक बार डिसीजन ले ही लेते हैं। तो हम लोग 3 दोस्त थे, तीनों दोस्त टाटा स्टील में ही जॉब करते थे एक साथ, तीनों मैकेनिकल से ही थे। ओके, तो आपके तीनों एक ने दोस्त मिलके का नाम डिसाइड। दीपक भी है शायद? हाँ हाँ, दीपक भी है। वो वो जॉब नहीं करता था, हम लोग जॉब करते थे, तीनों अभी जॉब छोड़ दिए अच्छा। हैं। टाटा स्टील में तीनों थे। ओके। और हाल फिलहाल में वो भी कोई ना कोई एग्जाम में तीनों दोस्त है कि हम लोग मतलब वही सपना लेके छोड़े थे कि एक दिन जाके पीडब्ल्यू में इंटरव्यू देना है। ओके। तो आज नहीं तो कल वो सब भी आएंगे इंटरव्यू देने के लिए। आज हम ओके। आए हैं, ओके। कल परसों वो सब भी आएंगे। वेटिंग फॉर देम तो आल्सो। और आपका हाँ। एक फ्रेंड है दीपक, जो कि क्लास में आजकल हमेशा बोलता रहता है अजीत मेरा दोस्त है, अजीत मेरा दोस्त है।
तो ऐसे ही होते हैं, हाँ जब हाँ आप वो हम कलीग हो जाते हैं तो लोग आपको अलग नजरों से ही देखते हैं। इट्स हाँ वेरी वो क्लासमेट है, डिप्लोमा साथ में किए थे हम लोग। ओके ओके। सो अजीत, मैं आपसे एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जब आपने ये जॉब छोड़ी थी, लीव करी थी, क्या था जी। जो कॉन्फिडेंस दे रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? आपने क्या ऐसा करा था जब उस मेरे वक्त? जॉब में ही रह करके हम आपको मतलब जो आरआरबी जेई 2024 का फाउंडेशन बैच आया था, उसमें हम हम्म वो ज्वाइन किए थे। तो उसमें सबसे पहले प्रोडक्शन का ही क्लास स्टार्ट हुआ था। तो हम्म। प्रोडक्शन का हम सारा जो भी आप पढ़ाए थे क्लास में, जितना भी दो पार्ट में था, तो पहला पार्ट का जितना भी आप करवाए थे प्रोडक्शन वाला, वो सब हम क्लास लेक्चर देख लिए थे जॉब में थे तभी। उसके बाद से आपका जब छूट गया था तो हम अगला लेक्चर नहीं देख रहे थे, हम वही सबको रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए थे कि फिर हम्म बाद में अगला पार्ट जो जो भी आएगा बाद में रिकॉर्डिंग हम देख लेंगे, क्योंकि लेक्चर देखने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो हम हम्म। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिए, और आप जो 300 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करने बोलते थे तो हम एजेई का बुक ले लेते थे, डीपीपी लेते थे, और उस सब से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए। और प्रैक्टिस करते करते जब टेस्ट देते थे, कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे टेस्ट देते थे, तो अच्छा मार्क्स आता था, रैंक 1 2 आता था, मतलब टॉप 10 में आ जाते थे हमेशा। तो लगा कि हाँ, जब इसमें टॉप 10 में आ सकते हैं तो अगर इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे तो फुल मॉक देंगे उसमें भी टॉप 10 में आ जाएंगे, और मॉक बिल्कुल। टेस्ट में आ जाएंगे तो हो सकता है एग्जाम भी निकल जाएगा। तो यही सब मोटिवेशन लेकर के फाइनली हम जॉब रिजाइन कर दिए थे। नहीं, आपका जो टैक्टिक था बड़ा ही कैलकुलेटिव था, और यही होना चाहिए। कैलकुलेटिव तरीके से ही हमें चीजें आगे सोचनी चाहिए। आपने देख लिया था कि आपका हम्म, सिलेक्शन हो जाएगा, तभी आपने जॉब छोड़ी, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके मार्क्स नहीं जी। आ रहे होते टेस्ट में, तब जॉब छोड़ना कहीं ना कहीं रिस्की हो जाता। वेरी गुड। हाँ हाँ। नहीं, तो हम प्रिपरेशन करके अपना वो देख लिए थे कि उस तरह की अगर हम कर सकते हैं ट्राई करने को। दोस्त लोग भी बोलता था कि बोल नहीं, मैकेनिकल में बहुत कम वैकेंसी है, घर में तो पता नहीं मैकेनिकल सिविल क्या होता है, सो वो सबको बस जॉब से मतलब है। लेकिन दोस्त लोग बोलता था कि नहीं, मैकेनिकल में बहुत कम वैकेंसी आता है, बहुत रिस्क है, फिर बाद में पछताएगा, ये करेगा वो करेगा। लेकिन हम सोच रहे थे कि नहीं, अगर यहाँ ऐसे कर सकते हैं टेस्ट में तो हम वहां भी कर सकते हैं। फिर से हमेशा रिग्रेट से अच्छा है कि एक बार ट्राई कर ही लेते हैं, जो होगा देखेंगे। वेरी गुड अजीत, वेरी गुड। अच्छा अजीत, आपने जब बैच ज्वाइन किया आरआरबी जेई, तो कंटेंट कैसा लगा आपको? और जो एग्जाम आपने कंटेंट दिया, अच्छा। आपको कैसा लगा कि वो जो कंटेंट आपने पढ़ा क्लास में और जो एग्जाम दिया, वो वही सब था या कितना अलग लगा आपको? सेम वही था, हम उसके अलावा और कोई चीज फॉलो नहीं किए थे, हम पीवाईक्यू से फॉलो किए थे। और जो बैच हम्म। से हमको कंटेंट मिलता था वही रिवीजन बार बार किए, और उसके बाद डीपीपी सॉल्व करते थे। उसके अलावा और हम कोई दूसरा इधर उधर नहीं भटके, मतलब स्पेसिफिक कंटेंट, आपका कंटेंट जो मतलब पीडब्ल्यू से मिलता था वो, और पीवाईक्यू किए थे बस, और डीपीपी। ओके। तो कितना नंबर ऑफ रिवीजंस, जैसे मैं रिवीजन भी क्लास में बोलती हूँ कि इतने बार रिवीजन करना ही करना है अगर आपको कॉन्फिडेंस लेके आना है, तो आपने कितने नंबर ऑफ रिवीजन ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज हम आरआरबी जेई एग्जाम से पहले तक अपना जितना भी सिलेबस था, आरआरबी जेई का जो भी सिलेबस था, हम ये सब एचपीसीएल और ये सब का स्पेसिफिक नहीं, हम टारगेट किए थे आरआरबी जेई का, और उसका जो सिलेबस था उसको हम 10 12 बार भी रिवीजन कर लिए थे। आपका जो नोट्स था हम वो पीडीएफ निकलवा के उसको बार बार लिखते थे, जैसे बोलते थे कि जो भी पढ़ो, उसके बाद जो नहीं, जो लाइन लगता है कि नहीं ये तुम नहीं जानता है, उसको अंडरलाइन करो अलग अलग पेन से, अलग अलग कलर से, वैसे कर करके हम रिवीजन करते थे। ओके ओके अजीत। एंड और डेली आपने? पीवाईक्यू बुक भी हाँ। प्लीज कंटिन्यू। जो पीवाईक्यू क्वेश्चन था उसको भी हम 5 6 बार रिवीजन कर करके अपना शॉर्ट नोट्स बना लिए थे कि जैसे प्रोडक्शन का एक सिलेबस है, एक चैप्टर है, तो उसका एक चैप्टर का 2 4 पेज में जो जो क्वेश्चन हमको बहुत अच्छा लगता था और जो हमसे बार बार मिस्टेक होता था उसको लिख के रख लिए थे, और उसी को बार बार पढ़ते थे एग्जाम टाइम में, लास्ट टाइम। ओके। थर्मल आपने शहनवाज सर से पढ़ा है? अजीत, शहनवाज सर हाँ भी हाँ, हमारे क्लास में, सब शहनवाज। सहनवाज सर से। जी। हाँ, थर्मल का उनका भी हम वैसे ही जॉब में थे, तो मतलब सर बोलते थे खुद से लिख लिख के नोट्स बनाओ, लेकिन हम लिख के नोट्स नहीं बना पाते थे क्योंकि हमको उतना टाइम नहीं था। तो हम सर का हम्म। सब जो भी सर क्लास में पढ़ाते थे उसका सब पीडीएफ हम इन्वर्ट करके, कलर व्हाइट बैकग्राउंड करके सब निकलवा करके उसी में सर का भी सब लिख लिख के पढ़े हैं, मतलब उसी में जो भी एक्स्ट्रा ऐड करना होता था अपने वर्ड में तो उसी में ऐड कर करके पढ़ते थे। शहनवाज सर। और शहनवाज सर जो भी बिल्कुल। मतलब थर्मल पढ़ाए, हम थर्मल पहले भी पढ़े थे, लेकिन सर जो पढ़ाए वो मतलब
ऐसे पढ़ाते थे कि प्रैक्टिकल का एग्जांपल सब दे दे देख के, तो उसको बार बार हम पहले पढ़ते थे तो जब डिप्लोमा में पढ़ते थे उसको याद रखने के लिए बार बार रिवीजन करना पड़ता था। लेकिन सर जब पढ़ाए तो मतलब बहुत सारा एग्जांपल, वो प्रैक्टिकल एग्जांपल देते थे हमेशा। कोई भी जी। चीज पढ़ाते थे तो उसको प्रैक्टिकल में समझाने की कोशिश करते थे। वो उससे क्या होता था कि हमको जल्दी भूलते नहीं थे, तो मतलब रिलेट कर लेते थे तुरंत, तो फिर बार बार ज्यादा रिवीजन भी नहीं करना पड़ता था वैसे में। इसी को कहते हैं एक्सपीरियंस सर, राइट? सर की क्लास का एक्सपीरियंस, सर का हम्म, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। सर ओवर टू यू। हाँ बिल्कुल। अजीत, जैसे कि एक बहुत बड़ा सवाल है जो बच्चे अक्सर कहते हैं, जैसे मान लो कोई बच्चा तैयारी करना शुरू करता है, कई बार ऐसा होता है अजीत कि बहुत सारे बच्चे ना 15-20 दिन, 1 महीने के बाद ही घबरा जाते हैं, सर पता नहीं तैयारी किधर जा रहा है, क्या जा रहा है। तो एटलीस्ट किसी भी बच्चे को अपनी तैयारी को जज करना है तो उसको कितना समय देना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है कि सर। कितना समय देना चाहिए। नहीं, ये हमको भी, हम मेरे ऊपर भी डाउट था कि जब हम जॉब छोड़ने वाले थे तब हमको भी लग रहा था कि हम मतलब कितना से कितना में टाइम ले करके जज कैसे करें कि बोल हाँ मेरा सिलेक्शन हो सकता है। मतलब हम तो 1 महीना 2 महीना में या तो सिलेबस पूरा खत्म कर नहीं सकते हैं, और सिलेबस खत्म नहीं कर सकते तो मॉक टेस्ट देने जाएंगे तो उसमें मार्क्स आएंगे नहीं, और रिवीजन भी नहीं कर सकते। तो हम 1 महीना के लिए चुने थे कि हमको 1 महीना में मतलब इतना पार्ट्स जो है वो पढ़ना है। मतलब चाहे वो एक सब्जेक्ट का हो, वो 4 चैप्टर हो 5 चैप्टर हो, इतना 1 महीना में हम बोले थे कि उतना पढ़ना है, और उसका रिवीजन मारना है, उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन करना है। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चैप्टर वाइज टेस्ट मिलता था, डीपीपी मिलता था, उसमें से हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे। अगर 10 क्वेश्चन का है, अगर हम देखते थे कि 8-9 सही हो जा रहे हैं, तो हमको लगता था कि हाँ हो जाएगा। तो उस तरह से हम अपना एक सिलेबस का एक छोटा सा पोर्शन पकड़ लिए थे कि हाँ 1 महीना में इतना करना है, और उसमें से देखते हैं कि कितना सही कर रहे हैं, कितना परसेंट एक्यूरेसी है, कितना परसेंट मार्क्स ला रहे हैं। तो हम उस बेसिस पे अपने आप को जज करके रिजाइन किए थे जॉब। वेरी और कैलकुलेट। हाँ, और जॉब छोड़ने के बाद जैसे आपने तैयारी शुरू की, तो खुद को कैसे मोटिवेट रखा जाए, कैसे अपने सर आप उस को टाइम तो मोटिवेट? बस, नहीं जब जॉब छोड़े थे तो हम तो घर में रुके नहीं थे, काहे कि जॉब छोड़ने के बाद सबको यही पूछता था कि काहे जॉब छोड़ा, काहे जॉब छोड़ा। तो हम मतलब मन में मेरे भी था कि जितना छोड़े हैं, हमको जब छोड़े उससे 1 साल होते ही हमको कोई ना कोई जॉब लेना है। तो हम तो टारगेट करके आए थे आरआरबी जेई एग्जाम का। लेकिन उसके बीच में भी ये सब एग्जाम आते गया, तो सारा एग्जाम देते गए, और खुद जब जॉब छोड़ के आए थे तो मतलब अंदर से ही मोटिवेशन आता था। 8-10 घंटा रोज पढ़ते थे, कुछ उसके अलावा और आगे कुछ दिखता नहीं था सर। यही दिखता था कि हाँ जैसे हम जॉब छोड़े हैं, तो फिर 1 साल के अंदर जॉब लेके दिखाना है। फिर जो भी कोई दूसरा आदमी बोलेगा कि नहीं तुम जॉब छोड़ के पछता रहा है, ये कर रहा है, वो सब कर रहा है, हम सोच रहे थे उस सबको कोई मौका ना दे। बस इसीलिए हम उसी के ऊपर लगे रहते थे। मतलब यही मोटिवेशन था कि जैसे जॉब छोड़े फिर दूसरा जॉब 1 साल के अंदर ज्वाइन करना है। मतलब सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, खुद का मोटिवेशन यही होना बहुत चाहिए। जरूरी है। यस। यही जरूरी है एक्चुअली में, इंटरनल मोटिवेशन ही रोल प्ले कर सकता है। एंड सोसाइटी को हम नेगेटिव जरूर सोचते हैं, पर सोसाइटी पॉजिटिव काम भी हो जाता है उनकी वजह से कम हाँ आपको तो था ना कि नहीं यार किसी को मौका नहीं देना है तो मुझे पढ़ना है। हाँ, और बाकी क्लास में तो जब लेक्चर देखते थे तो मतलब आप लोग का तो बीच बीच में एक एक दो दो मोटिवेशन आते ही रहता था, तो उससे फिर और जो भी अपना सेल्फ मोटिवेशन डाउन होता था तब क्लास से कुछ मोटिवेशन मिल जाता था, तो फिर उससे बरकरार रहता था। तो अजीत, आपने जब जॉब छोड़ी आप घर नहीं गए, आपने अलग से रूम लेकर के पढ़ाई करी होगी, राइट? यस यस। ओके। सर। अच्छा, जैसे कि तैयारी जैसे आप कर रहे थे, तो जैसे किसी भी सब्जेक्ट को, जैसे अगर आप तैयार कर रहे हो तो उसको कितनी बार रिवीजन करने की जरूरत है, और उसके कौन कौन से क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर किए थे, मतलब कितने क्वेश्चंस लगाए थे? क्वेश्चन सर हम मतलब स्पेसिफिक एक एक सब्जेक्ट का जितना पीवाईक्यू मतलब 1000-2000 एईजेई का जितना बुक में था प्रीवियस ईयर का, और जितना डीपीपी देते थे सारा सॉल्व किए थे हम। एईजेई का बुक जो भी आता है उसमें से उसको 3-4 बार किए थे। उसके बाद आप डीपीपी है वो हम रीअटेम्प्ट करते थे बार बार, जब मेरे पास क्वेश्चन खत्म हो गया था, क्योंकि हम सिलेबस बहुत पहले खत्म कर चुके थे। और आरआरबी जेई का जब सीबीटी 1 हो गया उसके बाद से हम सिर्फ टेक्निकल पढ़ते थे, और टेक्निकल में बार बार वही एक ही चीज रिपीट करते थे, एक्स्ट्रा इधर उधर नहीं भटकते थे। मतलब आपका जो हम नोट्स क्लास नोट्स था उसको रिवीजन करते थे एक बार, उसके बाद जो पीवाईक्यू बुक था उसको पूरा रिवीजन करते थे, फिर उसके बाद आ जाते थे डीपीपी पे, और डीपीपी फिर रीअटेम्प्ट करते थे। उसके बाद उस सब में से फिर जो गलत हो जाता था उसको फिर एक जगह हम नोट कर लेते थे, फिर बाद में उसको रिवीजन करते थे। इस यही शेड्यूल हम फॉलो करते थे, एक बार सारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया फिर यहीं से रीस्टार्ट करते थे ऐसे ही। ठीक है। तो जैसे कि मान लो अगर किसी भी बच्चे को ये समझना हो कि एक तैयारी करने के लिए मिनिमम कितना टाइम देना पड़ेगा, मतलब एक होता है ना, बच्चे कहते हैं 3 महीने में तैयारी हो जाएगी,
तो आपके हिसाब से एक पूरा कंप्लीट सिलेबस करना है, कोई नया बच्चा जैसे आपको तैयारी करना चाहता है, तो उसको कितना समय लगेगा? एटलीस्ट कम से कम कितना समय देना पड़ेगा? डेली का क्या शेड्यूल रखना पड़ेगा? कितने आवर्स पढ़ने पड़ेंगे? थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर अगर मतलब जो अगर सिर्फ प्रिपरेशन करना चाहता है, जैसे जॉब वॉब में नहीं है, तो उसके लिए सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 6 से 8 महीना देना ही पड़ेगा। उसके बाद जो 4 महीना बचेगा वो प्रैक्टिस करने के लिए, पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, मतलब मिनिमम 1 ईयर में वो खुद को पूरा अच्छा से प्रिपेयर कर सकता है कोई भी एग्जाम निकालने के लिए। और इसके लिए डेली का क्या शेड्यूल लगभग रखना पड़ेगा? कितने आवर्स पढ़ने चाहिए? 8 से 10। ओके। हम तो 8 से 10 आवर्स पढ़ते थे सर, और 6 महीना हम प्रिपरेशन किए थे यहाँ, और साल भर हम मतलब जॉब में रह करके अपना कुछ कुछ सिलेबस कंप्लीट किए थे, और बाकी हम 6 महीना प्रॉपर रिवीजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस किए थे। अजीत, आपका स्केड्यूल क्या रहता है? मॉर्निंग जब सो के उठे तो आप कैसा स्केड्यूल, कब खाना खाया, कितने बजे क्या किया, कैसा स्केड्यूल रहता है आपका दिन भर का प्रिपरेशन अब वाला? मॉर्निंग में 6 से हम स्टार्ट करते थे, और 6 से 9 तक हम मतलब एक एक घंटा करके सारा सब्जेक्ट का रिवीजन करते थे। जो भी नोट्स है 1 घंटा में लास्ट लास्ट मोमेंट तक ऐसा आ गया कि एक एक घंटा में हम एक एक सब्जेक्ट खत्म करते थे। मतलब एक सब्जेक्ट जैसे वेल्डिंग स्टार्ट किए या थर्मल स्टार्ट किए, तो एक बार में पूरा रिवीजन करके 1 से 1.5 घंटा में खत्म करते थे। सुबह 6 से 9 मेरा वही रिवीजन रहता था। उसके बाद फिर हम 11 से पढ़ना शुरू करते थे, और 11 से 1 तक हम सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करते थे। 300 क्वेश्चन हो गया चाहे 200 क्वेश्चन हो गया, उसको सब सॉल्व करके उसके बाद जो भी होता था 1 बजे तक सॉल्व कर लिए, जितना भी कर पाए थे, कभी 200, कभी 250, कभी 300। उसके बाद से फिर 1-2 घंटा रेस्ट करने के बाद फिर हम शुरू करते थे अपना एनालिसिस करना, कि क्या कहीं कुछ किस किस क्वेश्चन में गलती की और क्या क्या मिस्टेक किए। और उस फिर 3 घंटा वहाँ एथी कर 2 घंटा, अगर 3 घंटा हम क्वेश्चन सॉल्व किया 250-300 क्वेश्चन, तो उसको 2 घंटा में एनालिसिस में देते थे। उसके बाद फिर शाम का टाइम रहता था कि अगर कोई सिलेबस मेरा बाकी है तो उसका लेक्चर देख लेना, या फिर नोट्स लिखना है, तो वो सब शाम में हम करते थे। मिस्टेक कॉपी कैसे बनाई अजीत? आपने कितना रोल प्ले किया मिस्टेक कॉपी ने एक्यूरेसी बढ़ाने का? मिस्टेक कॉपी में जो आप मतलब टेस्ट देते थे, उससे टेस्ट देने के बाद जो भी गलत होता था, तो अगर माइनर मिस्टेक होता था कि देखते कि कैसे मतलब ये जानते हुए गलती हो गया, तो उसको अलग लिख लेते थे। और जो मतलब जान रहे कि हाँ ये नहीं जानते हैं, मतलब ये कभी पढ़े ही नहीं, तो उसका अलग कॉपी बनाते थे। और जो ओके। माइनर मिस्टेक होता था उसको अलग लिखते थे। और मिस्टेक कॉपी कितना फ्रीक्वेंटली आपने रिवाइज किया अपनी? वही जब हर 1-2 दिन में रिवीजन कर लेते थे, सुबह सुबह टाइम में, हर 1-2 दिन में आधा 1 घंटा में वो तो रिवीजन हो जाता था। आधा घंटा हर दिन में रिवीजन कर लेते थे कि आज क्या मिस्टेक किए, वो दिन भर में क्या मिस्टेक किए वो देख लेते थे, कभी भी दिन भर में कभी देख लेते थे। अजीत, अब अपनी मिस्टेक कॉपी और शॉर्ट नोट्स कोशिश करिएगा, एक पीडीएफ बना करके सेंड करिएगा, हम अपने स्टूडेंट्स के साथ डालेंगे ताकि वो भी सीख सकें किस तरीके से शॉर्ट नोट्स और किस तरीके से मिस्टेक कॉपी बनाई जाती है। आप ऐसा करेंगे तो ओके काफी लोग। मैम। राइट सर? ओके। बिल्कुल। तो जैसा कि अजीत तुमने बता ही दिया कि मिस्टेक कॉपी कैसे बनाते थे और हम लोग एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन करते थे। ये बताइए कि आपने लगभग कितने मॉक दिए, कितने टेस्ट दिए? क्योंकि एग्जाम से पहले टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपने लगभग कितने मॉक यस, दिए होंगे? हम आरआरबी जेई का पीडब्ल्यू का ही जो टेस्ट सीरीज मिला था हमको, वो 10 मॉक था, वो 10 दिए थे, और एक्स्ट्रा 5-6 और दिए थे, मतलब लगभग 15-16 मॉक दिए थे हम। बाकी जो भी डीपीपी था और चैप्टर टेस्ट था, सब्जेक्ट टेस्ट, वो सारा दिए थे। यानी कि और एटलीस्ट मॉक 15 दिए 15 थे। मॉक आपने दिया था। यस। ठीक है। तो आई थिंक लगभग आपने अपने जर्नी को बता दिया, लेकिन अगर आप अपने जर्नी को मतलब एक लाइन में अगर डिफाइन करना चाहें कि आपकी जर्नी कैसी रही, तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? हम सर ये कि रिग्रेट से अच्छा है कि रिस्क ले लेना, बस हम अपने जर्नी से यही सीखे कि रिग्रेट से अच्छा रिस्क लेना। सही बात, तो कैलकुलेटिव रिस्क लेना है आपने। ऐसे वैसे रिस्क नहीं लिया था आपने, काफी कैलकुलेट करके रिस्क लिया था। कैलकुलेटिव रिस्क इज वेरी। यस। अच्छा अजीत, क्योंकि आपने एचपीसी का इंटरव्यू भी दिया था, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप आपका जो इंटरव्यू रहा है जीटी और जीएस जो भी हुआ था शुरुआत में, है ना, ग्रुप डिस्कशन यस जीटी वगैरह हुआ था वो, और इंटरव्यू में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, आपने कितने उनके आंसर्स दिए थे, ये सारी बातें एक बार शेयर करें ताकि ये हेल्पफुल रहेगा फर्दर आने वाले स्टूडेंट्स के लिए।
जीटी में मैम हम लोग से एक ग्रुप टास्क हुआ था, ग्रुप डिस्कशन नहीं हुआ था। एक पैनल में 6-7 लोग थे और हम लोग भी 8 का एक ग्रुप था, उसमें एक टास्क हम लोग को दिया गया था और उस टास्क के ऊपर डिस्कशन करना था। मिनिमम 2 से 3 पॉइंट जिसने भी बोला उस सबका ग्रुप टास्क क्लियर हो गया था। ओके, टॉपिक क्या दिया और गया था मतलब आपको अजीत? वो एचपीसीएल का पेट्रोल पंप आउटलेट है, वहां पे कैलिब्रेशन टीम आया है और कैलिब्रेशन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत था, जो कि उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी चला गया था और 1 आवर तक आएगा कि नहीं आएगा वो गारंटी नहीं है। और आपके पास जो पावर बैकअप है वो भी हम्म वर्किंग कंडीशन में नहीं है। तो आप हम्म उस टाइम साइड इंजीनियर होने के नाते क्या क्या इमीडिएट डिसीजन लीजिएगा, वो इसके ऊपर डिस्कशन ओके करना था। ओके ओके। एंड इंटरव्यू आपसे कैसा रहा? इंटरव्यू में कितने जीएस के क्वेश्चन थे, कितने टेक्निकल क्वेश्चन थे, कैसा रहा इंटरव्यू? टेक्निकल क्वेश्चन तो एक भी नहीं था, सब एचआर बेस्ड क्वेश्चन ही थे कि, और जो भी मेरा 1 ईयर का एक्सपीरियंस था वो क्या क्या जॉब में क्या क्या था, एक्सपीरियंस से रिलेटेड सवाल था और एचआर सवाल। ओके, क्या क्या क्वेश्चंस थे आप बताएंगे? एचआर ही था मेनली, हाँ राइट? हाँ, मैं मेनली एचआर ही था कि आपका यही पूछे कि आपको मतलब टाटा स्टील और एचपीसीएल में क्या दिखा जो आप टाटा स्टील रिजाइन करके इस सब का प्रिपरेशन करने लगे। और हम्म मतलब जॉब छोड़ने टाइम में रिस्क नहीं लगा कि एक वो भी एक अच्छा रेपुटेटेड कंपनी है, वहां से यहाँ आने में मतलब आपको घबराहट नहीं हुआ, डर नहीं लग रहा था, इस कैसे हम्म आप हैंडल किए। और हम्म फिर अपने आप को बताइए कि कभी मतलब जॉब में ऐसा कुछ कभी आया है मोमेंट जहां आप अपने आप को साबित करके एक कोई अचीवमेंट के तौर पर आप उसको रख सकते हैं, उस सब के बारे में बताने बोले। और एक्सपीरियंस से रिलेटेड कि क्या क्या सीखे नहीं सीखे, जॉब में क्या करते थे नहीं करते थे, क्या डेली का रूटीन रहता था वहाँ जॉब में, वो सब बताने बोले। ठीक है अच्छा, तो एक चीज और अजीत, जैसे कई बार जैसे बच्चे कहते हैं कि सर इंटरव्यू देना है, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, तो इंटरव्यू में लैंग्वेज बहुत ज्यादा बैरियर है या बाइलिंगुअल इंटरव्यू चलता है, कोई मैटर नहीं करता? हाँ, बायलैंग्वेज कोई मैटर नहीं करता, हम सब हिंदी में ही दिए। हाँ, क्योंकि कई बार बच्चे बहुत घबरा जाते हैं कि सर मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, मैं इंटरव्यू कैसे दूंगा, सर जीटी में मैं कैसे बोलूंगा। तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा नहीं बच्चों को गाइड कर दो। नहीं, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है सर। लैंग्वेज आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें, वो खुद बोलते हैं कि आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ओके, फाइन। ओके। तो हाँ जी सर। नहीं मैम, आप ठीक है अजीत, सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली अगेन। मेनी मेनी मोर सक्सेस इवन आफ्टर दिस, क्योंकि जिस तरीके से आपके अंदर वो जुनून है ना कि मुझे करना है, तो आप इसके आगे भी जाएंगे डेफिनेटली। जैसे कि मैं पहले भी बोलती यस हूँ, अंदर ही अंदर आप उस पोस्ट में भी जा सकते हैं डायरेक्टली मैनेजमेंट ट्रेनी। 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप इंटरनल एग्जाम देके वहां भी जा सकते हैं। सो आई एम विशिंग यू अ वेरी वेरी गुड लक एंड आई एम होपिंग कि आप वो भी अचीव करेंगे और इसके आगे भी अपनी लाइफ को और सुनहरे मौके देंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप दिस इंटरव्यू विल ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल द स्टूडेंट्स लाइफ जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं। जॉब के साथ भी कई स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं, जॉब लीव करके या जॉब के बिना। उन्हें एक मार्गदर्शन मिला होगा कि भाई ऐसे ऐसे करने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। बाकी तो सारी ईश्वर की इच्छा होती है। हमारा काम लोगों को गाइड करना है। आपने भी अपनी जर्नी शेयर की, लोगों को जो एक एक्सपीरियंस मिलना चाहिए वो मिल गया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन अजीत। ओके। थैंक यू।